हेलो फ्रेंड्स, द क्रैकर्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 to 25 वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं। इस वाले लेक्चर में हम अराउंड 30+ एमसीक्यू करेंगे। कम्युनिकेशन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बीच में से आप अगर निकलिएगा मत, पूरा लास्ट तक देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि लास्ट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने रखे हुए हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो कि इस लेक्चर का लिंक कहां से मिलेगी। वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा यूट्यूब आपको पता देगा कि यहाँ चैनल ने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लेके आए कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि लास्ट में भी बहुत बढ़िया एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, तो दूसरे स्टूडेंट को भी इस सेशन का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन, कि स्टैंडिंग वेव में ट्रांसमिशन लाइन की पैटर्न क्या होगी। तो इन अ स्टैंडिंग वेव व्हेन, यानी कि व्हेन वी स्टैंड वेव देन सेटअप, अगर हम स्टैंडिंग वेव को सेटअप करते हैं तो क्या होता है कि स्टैंडिंग वेव का सेटअप का मतलब है कि जो वॉल्यूम होता है, जो वोल्टेज होता है वो अगर मैक्सिमम हो तो जो करंट है वो मिनिमम होगा। और अगर हमारा जो करंट है, यहाँ लिखते हैं हम, अगर करंट हमारा जो मैक्सिमम होता है तो जो वोल्टेज है वो होगा मिनिमम। इसको ही कोइंसिडेंट कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है, कि व्हेन वी स्टैंडिंग वेव सेटअप, अगर हम स्टैंडिंग वेव को सेटअप करते हैं तो अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगा, अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज मिनिमम होगा। तो उसको ही हम कहते हैं कोइंसाइड इसको ही बोलते हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज मिनिमम होता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है कि वोल्टेज नोड एंड करंट एंटी नोड, यानी कि वोल्टेज नोड पे होगा और करंट एंटी नोड, एज वेल एज करंट अगर नोड पे होगा तो वोल्टेज एंटी नोड कोइंसाइड। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो हमने बताया कि अगर वोल्टेज मैक्सिमम पे हो तो करंट हमारा होगा वो मिनिमम पे है, वाइस वर्सा, यानी कि अगर करंट मैक्सिमम पे होगा तो वोल्टेज हमारा मिनिमम होगा। यही है इस वाले ऑप्शन में दिया है कि वोल्टेज अगर नोड पे है तो करंट एंटी नोड पे, और करंट नोड पे है तो वोल्टेज होगा हमारा एंटी नोड पे। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे का क्या है कि इफ़ द बैंडविड्थ इंक्रीज बाय 2, यानी कि हम बैंडविड्थ को 2 से इंक्रीज करते हैं, द YFM एंड YAM। तो ये YFM और YAM क्या है कि वेयर Y इज़ द रेशियो ऑफ द सिग्नल टू नॉइज ऑफ आउटपुट टू सिग्नल टू नॉइज एज अ इनपुट। तो Y का मतलब हमें पता चल गया कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो है आउटपुट अपॉन
सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट का, इसको ही वाई बोलते हैं। और फिर FM इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि जो यहाँ FM दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और AM इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो उसमें फिर हमें पता चल गया। तो ये क्या बोल रहा है कि बैंडविड्थ अगर हम 2 से इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज बाय फैक्टर, तो हमें पता है कि जब भी हम बैंडविड्थ को 2 से इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा यानी कि FM होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे? तो हमें FM की इक्वेशन है 3/2, FM इज इक्वल टू 3/2 बैंडविड्थ का होल स्क्वायर, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हम बैंडविड्थ, यहाँ दिया गया है कि हम बैंडविड्थ को 2 से इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम बैंडविड्थ को 2 से इंक्रीज़ करें तो ये तो स्क्वायर टाइप की वैल्यू है, तो हमारा टोटल FM मॉड्यूलेशन 4 से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो 4 से इंक्रीज़ होगा। और ये तो हो गई FM की बात, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात। तो अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि नो चेंज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो 4 से इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि बैंडविड्थ है उसका होल स्क्वायर होता है। अगर हम 2 से इंक्रीज़ करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, तो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा 4। तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ऐसे ही 30+ MCQ है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ऐसी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया MCQ लेके आया हूँ। ये कंटेंट्स बनाने में ही बहुत ही टाइम जाता है, तो ये रिक्वेस्ट मेरी आप एक्सेप्ट कीजिए और पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया MCQ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है कि इफ़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अ कैरियर वेव कैरी इन्फॉर्मेशन, कि कैरियर वेव है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कि नहीं। तो कैरियर वेव है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा फॉल्स, कि कैरियर वेव इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की इज़ यूज मोस्टली इन, कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की कहाँ पे यूज़ होती है? टेलीग्राफी में, टेलीफोनिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, कि रेडियो ट्रांसमिशन में। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वो यूज़ होती है टेलीग्राफी, यानी कि टेलीग्राफी में हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो हमारा 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राफी। तो ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है, डायरेक्ट ऐसे सिंगल लाइन में भी बहुत भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी की क्या है, तो वो है टेलीग्राफी में यूज़ होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स है। तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने, जहाँ जो भी आप सोशल मीडिया पे टचिंग हो वहाँ शेयर कीजिए, और सेशन को अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस, के हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस किसका होता है? तो कलेक्टर करंट यानी कि CC का होता है हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ याद ही रखना है कि हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस किसका होता है, कि कलेक्टर करंट का हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो आंसर हो गया 5 का C हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये देखो बहुत ही बढ़िया लेके आया हूँ, यहाँ क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, कि इससे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाए थे। तो आप देख सकते हो
कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि कंसीडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है उसमें से हमें कि विच ऑफ द अबाउ आर करेक्ट, के करेक्ट कौन से है वो फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि करेक्ट फाइंड करना है। तो हमें पूरा FM का और AM दोनों का पता है, तो ही हम ये कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन से हम FM और AM के 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 4 तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, लेकिन इसको मैंने मर्ज करके एक में ही दिया गया है कि। तो आइए देखते हैं कि क्या है, हमें करेक्ट को फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ FM वेव इज कांस्टेंट, कि जो FM वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि FM वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है, एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है FM इज मोर इम्यून टू नॉइज देन AM, तो ये भी करेक्ट है कि FM है वो नॉइज को मोर इम्यून करता है रादर देन AM सिग्नल से। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हुआ। फिर थर्ड है कि FM ब्रॉडकास्ट ऑपरेट इन अपर VHF एंड UHF, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे रेंज पे FM हमारा यूज़ करता है। तो ये देख सकते हो आप। कि जो हमारा FM है ब्रॉड इन द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करता है। तो ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है। देन नेक्स्ट 4 में क्या कहा है कि FM ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट्स आर सिंपल एज कम्पेयर टू AM ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट। तो ये हमारा गलत हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि जो FM है उसके जो ट्रांसमिशन वो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू AM। तो ये गलत है, क्योंकि जो FM है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए FM वो है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है AM के कंपैरिजन में। तो यहाँ दिया गया है कि सिंपल है, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि यहाँ सिंपल दिया गया है लेकिन जो FM है वो AM के कंपैरिजन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा 4 ऑप्शन ही ओनली गलत है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कि ऑप्शन 4 ही गलत है। तो 1 2 3 सही है, तो हमें देख सकते हो कि ऑप्शन B हमारा सही है, या क्योंकि यहाँ करेक्ट फाइंड करना था। तो करेक्ट हमने देखा कि फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, थर्ड करेक्ट था और 4 इनकरेक्ट था, क्योंकि यहाँ सिंपल दिया गया है और FM है वो AM के कंपैरिजन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको 2 3 4 यानी कि 4 बात एक ही क्वेश्चन में से आपको पता चल गई है FM और AM के रिलेटेड। अगर आपको सेशन पसंद हो तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आप सबके लिए एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ जनरेटर इज फीडिंग पावर टू ट्रांसमिशन लाइन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0, द लाइन इज टर्मिनेटेड इम्पीडेंस ZL, स्टैंडिंग वेव विल बी सेटअप इफ, कि Z0 और ZL दिया गया है तो हमें बताना है कि स्टैंडिंग वेव कब सेटअप होगा। तो Z0 अगर ZL से ग्रेटर है तो भी स्टैंडिंग वेव सेटअप होगा, और अगर Z0 वो ZL से लेस है तो भी स्टैंडिंग वेव हमारा सेटअप होगा। तो ये 2 कंडीशन है स्टैंडिंग वेव की सेटअप करने के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन B और ऑप्शन C। तो बोथ B एंड C हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। तो ये देख सकते हो आप स्टैंडिंग वेव की सेटअप की कंडीशन क्या है कि Z0 वो ZL से ज़्यादा होना चाहिए, Z0 वो ZL से कम होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट आर जनरली, कि रेडियो ब्रॉडकास्ट जनरली क्या होता है कि जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही होता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो हमेशा नॉइस फ्री रिसेप्शन करता है, नॉइस फ्री रिसेप्शन करता है। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए हम नॉइस फ्री रिसेप्शन ही पसंद करते हैं, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम एफएम को यूज़ क्यों करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट में? क्योंकि वो नॉइस फ्री रिसेप्शन कि जो हमारा रिसेप्शन है वो नॉइस फ्री करवाता है, यानी कि कोई नॉइज़ नहीं होता, वेरी शॉर्ट यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉइज़ हम रिसेप्शन में पाते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट में एफएम को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 20 हर्ट्ज, तो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ। देन टाइम पीरियड इज, तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड इक्वेशन है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। देन पुट द फ्रीक्वेंसी वैल्यू हियर एंड 1 अपॉन 20 हर्ट्ज, तो वी गेट 0.05 सेकंड। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के भी एग्ज़ाम न्यूमेरिकल आपको पूछ लेंगे। तो 9th का हमारा आंसर हुआ 0.2 सेकंड। यहाँ आपको यही इक्वेशन अगर मालूम है तो पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज अ रेफरेंस एंटेना फॉर अ डायरेक्टिव गेन, कि डायरेक्टिव गेन के लिए हमें कौन से एंटेना को यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टिव गेन के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोट्रोपिक एंटेना। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। हम आइसोट्रोपिक एंटेना को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आइसोट्रोपिक एंटेना है वो रेडिएट करता है इक्वली, वो रेडिएट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि वो चारों दिशाओं में इक्वली रेडिएशन करता है आइसोट्रोपिक एंटेना। इसलिए हम रेफरेंस एंटेना फॉर डायरेक्टिव गेन के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोट्रोपिक एंटेना। तो पता चल गया कि आइसोट्रोपिक एंटेना रेडिएट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो हम आइसोट्रोपिक एंटेना को यूज़ करते हैं फॉर अ डायरेक्टिव गेन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कि पुश पुल एम्पलीफायर, कि पुश पुल एम्पलीफायर क्या है। तो पुश पुल एम्पलीफायर को ही हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी कि पुश पुल एम्पलीफायर क्या है, कि पुश पुल एम्पलीफायर को ही हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पुश पुल एम्पलीफायर क्या है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका 1 मार्क्स बिना पता ही चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन है। पावरफुल एंटेना को ही हम पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फॉर आइडियल 3000 हर्ट्ज चैनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा ही, एक ही न्यूमेरिकल दिया गया होगा शॉर्ट में, लेकिन अगर आपको इक्वेशन ही पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार इक्वेशन को देख के जाना सारे लोग कि हमको दिया गया है 3000 हर्ट्ज चैनल, यानी कि चैनल की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है इस क्वेश्चन में, और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो फाइंड करना है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का इक्वेशन है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इज इक्वल टू 2 रेज़ टू बीटा
अपॉन एफ -1। यहाँ बीटा क्या है, बीटा वो है बैंडविड्थ, और यहाँ एफ जो फ्रीक्वेंसी हमने क्वेश्चन में दी गई है वो। तो बीटा को कैसे फाइंड करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3000 दी गई है तो बीटा हमारा होगा 6000। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं कि सिग्नल टू नॉइज इज इक्वल टू 2 × 6000 अपॉन एफ, यानी कि 3000 -1, यानी कि एक बार ये इरेज कर देता हूँ। सिग्नल टू नॉइज हमें पता चल गया है 2 × 6000 अपॉन 3000 -1। तो ये सारे और ये 3/2, यानी हमें मिला 2/2 -1, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हमारा आंसर हो गया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ऑप्शन ए यानी कि 3। तो आप देख सकते हो कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो की इक्वेशन की क्या वैल्यू हमें डायरेक्ट पुट करके ही फाइंड कर ली। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का आप देख सकते हो एग्जाम में कि सिग्नल टू नॉइज का एक न्यूमेरिकल को आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉइज एज्यूम ग्रेटर इम्पोर्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हम किस टाइप ऑफ नॉइज एज्यूम करते हैं ग्रेटर इम्पोर्टेंस हम हाई फ्रीक्वेंसी को। तो वो होता है ट्रांजिट टाइप नॉइज। ट्रांजिट टाइप नॉइज का हम यूज़ ग्रेटर इम्पोर्टेंट है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो वो क्यों है, तो यहाँ दिया गया एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करने हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड ट्रांजिट टाइम बिकम कंपेरेबल, कि टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड ट्रांजिट टाइम होती है हाई फ्रीक्वेंसी पर वो कंपेरेबल होती है, इसलिए ही हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिट टाइम नॉइज यूज़ करते हैं। विच तो हाई एट अ हाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड ट्रांजिट टाइम बिकम कंपेरेबल है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि ट्रांजिट टाइप नॉइज। यहाँ पे नॉइज पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ नॉइज एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हम किस टाइप के नॉइज को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिट टाइप, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे वेव एंड ट्रांजिट टाइम बिकम कंपेरेबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अदर स्टूडेंट भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अभी तो 30 तक है, अब तो पूरा लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड MCQ अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 में क्या दिया गया है कि इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर द नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर स्टेज आर, के नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर स्टेज कितने होते हैं। तो इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर में नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर होते हैं 2, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 2 ही होते हैं IF एम्पलीफायर स्टेज इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि टू रिले आउटडोर रिमोटली लोकेटेड लाइव प्रोग्राम टीवी ट्रांसमीटर यूज, के टू आउटडोर रिमोटली लोकेटेड लाइव प्रोग्राम के लिए टीवी जो ट्रांसमीटर है वो क्या यूज़ करता है। तो हमारा आंसर होगा माइक्रोवेव लिंक का यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो टीवी ट्रांसमीटर लाइव लोकेटेड प्रोग्राम के लिए यूज़ करता है माइक्रोवेव लिंक का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा ही एग्ज़ाम में। अगर कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि इट इज़ फाउंड दैट a telephone system 60 subscriber initiated call during a 30-minute interval and the total duration of the call is 100 minutes. The load is, तो हमें लोड फाइंड करना है कि लोड क्या होगा। तो लोड की इक्वेशन है लोड इज इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल अपॉन कॉल ड्यूरेशन। तो लोड की जो इक्वेशन है वो है, लोड की इक्वेशन इज इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है लोड की इक्वेशन कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल अपॉन कॉल ड्यूरेशन। तो आइए हम इसमें लोड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल क्या दिया गया है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल हमें दिया गया है 100 मिनट अपॉन ड्यूरेशन ऑफ कॉल क्या है कि यहाँ दिया गया है कि इनिशिएटेड कॉल ड्यूरिंग 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का ड्यूरेशन ऑफ कॉल है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.33। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 3.33 एरलांग। ये लोड की जो यूनिट होती है उसको ही हम एरलांग बोलते हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है कि डायरेक्टिविटी मीन्स कि डायरेक्टिविटी क्या है? तो डायरेक्टिविटी को मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन कहते हैं। तो यहाँ हमारा डायरेक्ट फाइंड करना है कि डायरेक्टिविटी को क्या कहते हैं कि डायरेक्टिविटी को मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि ENH यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो होगा यस, हमारा आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर ए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर करना है कि यहाँ पे कंसीडर करके आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देखते हैं। ट्रू या फॉल्स फाइंड करना होगा। करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है हमें कि ये 4 क्वेश्चन दिए गए तो उसमें से हमारा करेक्ट कौन होगा। तो आइए देखते हैं कि दिया क्या गया है इसमें। तो पहले है यहाँ टीवी के रिलेटेड है, यानी कि और फाइंड करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा। तो फर्स्ट है अ टीवी रिसीवर एंटेना शुड पिक अप द टीवी सिग्नल एंड डेवलप मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। कि जो टीवी रिसीवर एंटेना होगा वो पिकअप द सिग्नल टीवी सिग्नल को एंड डेवलप मैक्सिमम वोल्टेज, कि वो मैक्सिमम वोल्टेज को डेवलप करेगा फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो ये हमारा राइट हुआ। देन नेक्स्ट है इट शुड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। तो वो भी सही है कि वो रिजेक्ट करेगा अनवांटेड सिग्नल को। तो हमारा 1, 2 तो सही हुआ। आइए अब फिर देखते हैं कि 3, 4 क्या है। तो 3, 4 में दिया गया है कि इट शुड नॉट सफ़र फ्रॉम अ को चैनल इंटरफेस, कि वो को चैनल इंटरफेस से सफ़र नहीं करता, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। तो ये भी हमारा राइट हुआ कि वो को चैनल इंटरफेस से
सफ़र नहीं करता। फिर नेक्स्ट है इट शुड हैव अ वेरी नैरो बैंड। तो ये हमारा रॉन्ग हुआ क्योंकि उसमें हमें चाहिए वाइड बैंड, नॉट अ नैरो बैंड। तो हमारा फोर्थ गलत है, बाकी सब करेक्ट है। यानी कि हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी कि 1 सही है, सेकंड सही है एंड थर्ड सही है, ओनली फोर्थ ही गलत है। तो क्योंकि उसमें वो नैरो बैंड नहीं यूज़ करता, वाइड बैंड पे वर्क करता है, वाइड बैंड से यूज़ करता है, इसलिए हमारा आंसर जो गलत है वो है फोर्थ नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि 20 में दिया गया है कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो किस में होता है, तो हमें पता है स्टार कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है, ट्री कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है और लूप और मैश कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सब सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। देन नेक्स्ट है 21। द पावर टू द पोर्टेबल यूनिट्स ऑफ अ कोडलेस टेलीफोन इज प्रोवाइडेड बाय। जो पावर है पोर्टेबल यूनिट्स का कोडलेस टेलीफोन का वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो रिचार्जेबल सेल के द्वारा पावर जो प्रोवाइड किया जाता है कोडलेस टेलीफोन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचार्जेबल सेल के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि अ डिस्कॉन एंटेना, कि डिस्कॉन एंटेना किसको बोलते हैं, तो डिस्कॉन एंटेना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिस्क एंड अ कॉन इन क्लोज अप्रोक्सीमेटली। कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क एंड कॉन का जो एकदम क्लोज कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम डिस्कॉन एंटेना बोलते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो डिस्कॉन एंटेना किसको बोलते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिस्क एंड द कॉन इन अ क्लोज, यानी कि वेरी क्लोज में होता है, उसको ही कॉम्बिनेशन डिस्क और कॉन का, उसको ही हम डिस्कॉन एंटेना कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फॉर अ सिस्टम टू बी डिजाइनेटेड एज ए हाई फाई। अगर हम हाई फाई सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो शुड बी एटलीस्ट। अगर हम हाई फाई सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या करना होगा, किस पे 150 dB पे वर्क करना होगा हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 50 dB। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई फाई के रिलेटेड कि हमें हाई फाई सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 50 dB पे वर्क करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि डॉल्बी सिस्टम ऑफ अ नॉइज़, कि जो डॉल्बी सिस्टम ऑफ नॉइज़ रिड्यूस डिवाइड्स द टोटल ऑडियो स्पेक्ट्रम इनटू। जो डॉल्बी सिस्टम का नॉइज़ रिडक्शन कितने टाइप में डिवाइड करके टोटल ऑडियो स्पेक्ट्रम करता है, तो जो डॉल्बी है वो टोटल ऑडियो स्पेक्ट्रम को 4 फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड करता है। तो कौन कौन सी 4 फ्रीक्वेंसी बैंड है वो यहाँ दिया गया है कि जो डॉल्बी डिवाइड इनटू 4 फ्रीक्वेंसी बैंड। पहली बैंड है फ्रीक्वेंसी लेस देन 80 हर्ट्ज, सेकंड है फ्रीक्वेंसी बिटवीन 80 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज। देन नेक्स्ट है थर्ड वाली कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3000 हर्ट्ज। एंड फोर्थ है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर बिटवीन 3000 टू 9000 हर्ट्ज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ हो गई। तो किस टोटल ऑडियो स्पेक्ट्रम को कितने टाइप में डिवाइड करता है, 4 फ्रीक्वेंसी बैंड में वो डिवाइड करता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि इन द टेलीविज़न सिस्टम इन इंडिया ऑड एंड इवन फील्ड आर स्कैनेड। जो टेलीविज़न सिस्टम है इंडिया में उसमें जो ऑड एंड इवन फील्ड को कैसे स्कैन करते हैं, तो उसको 25 टाइम ईच बट अल्टरनेटिवली, यानी कि उस ऑड एंड इवन फील्ड इन इंडिया में टेलीविज़न सिस्टम में
25 टाइम स्कैन करते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक को ही स्कैन करते हैं, एक को स्कैन करने के बाद दूसरे को स्कैन करते हैं। सो हमारा आंसर होगा 25 टाइम ईच बट अल्टरनेटिवली, कि एक के बाद दूसरा ऐसे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो 26 में क्या दिया गया है? द रेडियो रिसीवर मोस्टली यूज नाउ डे आर, कि जो हम रेडियो रिसीवर को अभी यूज़ करते हैं नाउ डे, वो कौन सा है? तो वो है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कि जो रेडियो रिसीवर है मोस्टली यूज़, वो कौन सा है? कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को हम नाउ डे यूज़ करते हैं रेडियो रिसीवर में। तो आंसर हुआ हमारा 26 का ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, जो रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर का फॉर डीसी क्वांटिटीज इज, जो रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर डीसी उसकी डीसी क्वांटिटीज क्या है? तो वो होगी इन्फिनिटिव। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर फॉर अ डीसी क्वांटिटी वो होगी हमारी इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द यूज ऑफ एसएसबी। तो एसएसबी क्या है? कि सिंगल साइड बैंड, उसको ही हम एसएसबी कहते हैं। तो एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है? कि सिंगल साइड बैंड, यानी कि वो फुल बैंड को ट्रांसमिट नहीं करने देगा, ओनली वन साइड की, लेफ्ट या राइट जो हमने डिसाइड की है वो ही सिग्नल को पास करने देगा। उसको ही हम बोलते हैं सिंगल साइड बैंड, यानी कि एक एट अ टाइम एक ही साइड की फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, इसको ही हम बोलते हैं सिंगल साइड बैंड। तो आइए देखते हैं कि द यूज़ ऑफ सिंगल साइड बैंड क्या है। कि हाफ द बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर है, क्योंकि जो एसएसबी है वो सिंगल एट अ टाइम सिंगल साइड बैंड को ही पास करने देगा, तो हमारी जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी यही बोल रहा है कि हाफ द बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन, जो बैंडविड्थ रिक्वायर है ट्रांसमिशन के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करता है एट अ टाइम, वो ओनली हाफ सिग्नल को ही ट्रांसमिट करता है। सो हमारी बैंडविड्थ है वो रिक्वायर्ड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ओनली हाफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर है कि हाफ द बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि वीडियो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू, कि जो वीडियो सिग्नल है उसको किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो हमारा वीडियो सिग्नल है उसके लिए हमें चाहिए लार्ज बैंडविड्थ। जो वीडियो सिग्नल को हम ट्रांसमिट करने के लिए हमें चाहिए लार्ज बैंडविड्थ। तो लार्ज बैंडविड्थ हमें कहाँ से मिलेगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा हमें लार्ज बैंडविड्थ प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, नाइदर एम्पलीट्यूड नॉर फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं होगी, ओनली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी, क्योंकि वीडियो सिग्नल को लार्ज बैंडविड्थ चाहिए और लार्ज बैंडविड्थ हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ही प्राप्त होगी। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड फॉर वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि बीम विथ ऑफ एंटेना इज एक्सप्रेस, कि बीम विथ है एंटेना की उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको हम डिनोट करते हैं डिग्री के द्वारा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीम विथ ऑफ एंटेना को हम डिग्री से डिनोट करते हैं। तो हमारा 30 क्वेश्चन का आंसर हो गया डिग्री। जो बीम विथ है उसको
के एंटेना को हम डिग्री से डिनोट करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने पूरे 30 MCQ कर लिए। आपको सेशन कैसा लगा लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और रेगुलरली हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।